हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। अगेन इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा चल रहा था सेशन फेज़ 2 एग्ज़ाम का हम आपको बताएंगे सॉल्यूशन। अब तक मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपको पूरा पेपर इन वन शॉट आपको प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 136 आपको साइड में दिख रहा होगा। आपको दिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग एंड एसिड अमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, ये आप पता होगा, आपने एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है। आपने पे थैलामाइड या थैलामाइड रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है वहां पे, थैलामाइड रिएक्शन या थैलामाइड सिंथेसिस इसको हम बोलते भी है। तो आप 4 ऑप्शन में से देखो, 4 ऑप्शन में से आपका केवल यही एक ऑप्शन है जिसमें हम एनहाइड्राइड बना सकते हैं। What is the anhydride? Anhydride means loss of water molecule। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से एनहाइड्राइड बनेगी, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से बनेगा ये मैंने आपको क्लास में भी, जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा, ये हमने आपको क्लास में भी बनाई थी, एनहाइड्राइड है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 136 आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में बोल रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग, बोला है विच ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज ऑस्टियोमेलेशिया। तो इसमें देखिए विटामिन डी होगा आंसर। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, विटामिन डी आपको दिख रहा है। ठीक है, विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी ही ऑस्टियोपोरोसिस भी कराता है। जितने भी बोन रिलेटेड डिसीज है वो जनरली विटामिन डी के ही थ्रू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर क्या होगा, विटामिन डी, ए ऑप्शन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 137 क्वेश्चन नंबर 137। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम उसको ऐसे लिख दे रहे हैं। बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोलाइडल पार्टिकल्स आर इन द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कोलाइड से है, सरफेस केमिस्ट्री आपने एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला दिया गया है हीमोग्लोबिन, दूसरा दिया गया है आपका स्टार्च, ठीक है, तीसरा दिया गया है आपका हाइड्रेटेड Al2O3, चौथा दिया गया है आपको TiO2। तो देखो इसमें बहुत सिंपल सी चीज है। देखो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में कौन होता है, आयरन होता है। तो इसीलिए आयरन पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। एल्यूमिनियम पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज 16। टाइटेनियम पर भी पॉजिटिव चार्ज 16। तो केवल स्टार्च ही एक ऐसा बचा है जो हमारा नेगेटिव चार्ज 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। ऑप्शन आपका दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 137 हो गया, 138 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 139। क्वेश्चन नंबर 139 में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 139 में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैविंग द टॉप पोजीशन ऑफ द ईएमएफ सीरीज। तो आप देखो ईएमएफ सीरीज आपको याद आ रही होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, तो आप उसमें जानते हैं कि ये सीरीज है आपका। तो सबसे टॉप पे यहाँ पर कौन होते हैं, जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, यहाँ पर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मतलब जिनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये हमेशा क्या किस में जाते हैं, रिडक्शन में इनका रिडक्शन होता है, और इनका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप इसमें देखो फटाफट से हमारे कौन कौन से मेटल दिए गए, 4 मेटल दिए गए। कौन कौन से, देखो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 4 मेटल दिए गए। एक हमारा दिया गया है आयरन 2+, दूसरा हमें दिया गया है Au3+ गोल्ड, इसके अलावा K+ दिया गया है, और चौथा दिया गया है Mg2+। तो इसको आप बिल्कुल कुछ रटना ही नहीं है इसके अंदर। आपको दिख रहा है इन तीनों के अंदर हाईली मेटेलिक करेक्टर है, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो टॉप पर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इन चारों में से आंसर क्या आ जाएगा आपका, Au3+। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 139 का बी ऑप्शन हो जाएगा। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। तो 140 आपको क्या कह रहा है, 140 भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 140 ये आपका क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैविंग सॉल्यूशन इन द बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में देखिए क्या होगा, तो हमें 4 दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो पहला है वो हमारा क्या है, अमोनियम सल्फेट है। तो अमोनियम सल्फेट क्या होगा,
NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट हो गया। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 हो जाएगा ये, ओके। फिर है सोडियम एसिटेट, ठीक है, CH3COONA हो जाएगा। और लास्ट में हमारा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो देखो हमें बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन अ बेसिक इन नेचर। तो बेसिक नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर सॉल्ट किसका होता है? जिसका, देखो कोई भी सॉल्ट जो बना होता है वो एसिड से या बेस से मिलकर बना होता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है तो वो एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है तो वो क्या कहलाता है? बेसिक सॉल्ट कहलाता है। तो अगर आप देखिए फटाफट से इसमें ऐसा कौन सा आएगा आंसर, आपको अमोनियम सल्फेट दिया गया है, अमोनियम नाइट्रेट दिया गया है और फिर दिया है सोडियम एसिटेट। तो देखो सोडियम एसिटेट जो है जब ये ब्रेक होगा तो किसमें टूटेगा? ये टूटेगा आपका CH3COO- और प्लस Na+ में। जब ये वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, ये आएगा आपका CH3COOH और प्लस NaOH। तो देखो आपका क्या बन रहा है सॉल्यूशन के अंदर? NaOH बन रहा है। तो NaOH बनने की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिक नेचर शो करेगा। क्या शो करेगा? बेसिक नेचर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? CH3COONA विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द बेसिक नेचर। समझ में आ गया होगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 का सी ऑप्शन हो गया। इसका नेक्स्ट देखो अब 41, क्वेश्चन नंबर 141। तो बोला गया है, ये तो मैं आपको करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 141 का मैं आपको करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 141 में आपको पहले भी करा चुका हूं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं। sp3 का क्या होगा, मैं सीधे सीधे बोल देता हूं। sp3 का होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। dsp2 का क्या होगा? dsp2 का होगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है? sp3d क्या होगा? sp3d हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और इसके बाद आता है d2sp3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें आपको फटाफट से आपको ऑप्शन भी दिख सकता है, ठीक है। ऑप्शन में आप देख लीजिए कौन सा आ जाता है आपका। देखो dsp2 का कौन सा है आपका? dsp2 का आपका स्क्वायर प्लेनर, तो बी का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो बी का फोर्थ ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका इसका मिल जाता है, ए ऑप्शन है, ठीक है। फटाफट से आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 141 का ए ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 141 के बाद है क्वेश्चन नंबर 142। बहुत सिंपल, जीओसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने भी कराया था क्लास में। जो बच्चे हमारे देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो देखो ये सारे के जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 142 देखो, क्वेश्चन नंबर 142 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? फिनॉल दिया गया है आपको। तो फिनॉल में आपको एक जनरल सी बात बता देता हूं, ये फिनॉल है। अगर ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? इसका कंजुगेट बेस होगा फिनॉक्साइड आयन और प्लस H+। तो यहां पर क्या आ रहा है? एनायन है। ये क्या है आपका? एनायन। अगर कोई भी चीज सिस्टम के ऊपर एनायन का नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो वो इस कंजुगेट बेस को, ये क्या है आपका? कंजुगेट बेस, ये क्या है आपका? एसिड। अगर कोई भी चीज नेगेटिव चार्ज को जब कम करेगा तो वो इसको स्टेबलाइज करेगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो समझ लीजिए सब्स्टिट्यूएंट कौन से हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 वाला। देखो आप फटाफट, आपको केवल एक ही दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में देखो कौन सा है? ये OH है, ये NO2 है। तो देखो ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है? आप जानते हो, दिस इज -M और -I दोनों इफेक्ट लगाता है। आप जानते भी हो कि जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M। तो ये चीज आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ से याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा होगा तो एसिडिटी घटेगी। क्वेश्चन नंबर 142 भी हो गया है। अब इसके बाद आता है 143 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 143 आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 143 जो है आपका बोल रहा है कि ZAB क्या है? तो ZAB जो होता है वो आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है आपका? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितनी तेजी से कोई अगर A और B पार्टिकल्स हैं, A और B आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो कितनी तेजी से आपस में कोलाइड। आपको कोलिजन थ्योरी आपने पढ़ी होगी केमिकल काइनेटिक्स में, उसमें है आपका कि
ZAB, आप देखिएगा एनसीईआरटी के लास्ट पेज पर उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ZAB क्या है? ZAB रिप्रेजेंट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B। बात समझ आई कि नहीं? कितनी तेजी से आपस में टकराते हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है ये, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 143 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 144, देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 144 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है आपका कि विच रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो देखी भी होंगी। अगर आप शुगर में देखो C12H22O11 है ना, अगर इसमें आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो इट इज हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? ये होता है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा? रिमूव वाटर, इट विल रिमूव वाटर। ये क्या करेगा? रिमूव वाटर। ये वाटर को जितना भी होता है इसके अंदर, जितना वाटर उसको निकाल देगा। तो कितना वाटर आपको दिख भी रहा है? कितना है आपका? 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा 12 कार्बन होगा प्लस 12 कार्बन होगा और 11 H2O होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 100% डिहाइड्रेशन हो गया। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आपको दिख रहा है कि कोई दिक्कत हो आप मेरे को बता सकते हो। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो भी हमारा है वो क्या बताता है? डिहाइड्रेशन का। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 145, देखो आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 145 में देखो क्या कह रहा है? जिप्सम का क्या यूज है? तो जिप्सम जो होता है सीमेंट के अंदर क्या काम करता है? दो काम करता है जिप्सम जनरली। एक तो सीमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जिप्सम क्या करता है? CaSO4, क्वेश्चन नंबर क्या है? 145, ठीक है। तो जिप्सम CaSO4.2H2O क्या करता है? एक तो सीमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, दूसरा क्या होता है? अगर सीमेंट में जिप्सम नहीं पड़ा होगा तो एकदम से सीमेंट सेटल डाउन हो जाएगा, जम जाएगा। तो जिप्सम क्या करता है? थोड़ा टाइम देता है सीमेंट को सेटल होने में, मतलब इट इंक्रीज द टाइम ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। जब आप एकदम जम जाता है ना सीमेंट, तो वही है CaSO4 क्या करता है? जो सीमेंट है उसको थोड़ा सा देर में जमाता है, सेटल करता है, और दूसरा सीमेंट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। तो साफ साफ दिख रहा है इट प्रोवाइड्स वाटर मॉलिक्यूल, मतलब नहीं। इसका नंबर सेकंड ऑप्शन क्या लिखा है? टू हेल्प द रिमूव वाटर, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? टू स्लो डाउन द सेटलिंग प्रोसेस। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में क्या दे रहा है? सी ऑप्शन में दे रहा है इट स्लो डाउन द सेटलिंग प्रोसेस। तो आप इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 145 में आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 146 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 146 में देखो क्या कह रहा है? ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 में देखो, क्वेश्चन नंबर 146 ये आपका कार्बोहाइड्रेट का ही है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ग्लूकोज क्या होता है? देखो ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा, तो ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही होता है, कुछ 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं, तो 4 हो गया। तो देखो ये है आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो हमें क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन में दिया गया इट कंटेन्स 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिए गए हैं, 4 ये है, एक ये है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फर्स्ट सही है। हमको बताना है नॉट ट्रू, तो ठीक है। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, चलो उसको छोड़ो, अगला देखते हैं। इट इज ए एल्डोपेंटोज शुगर। अब देखो पेंटोज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने? 6, 1 4 और 1 5 6, तो 6 कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है। तो ये आपका क्या है? आपका हेक्सोज शुगर है। दिस इज ए एल्डो हेक्सोज शुगर, नॉट ए पेंटोज शुगर। तो दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर 3 जो उसमें बोला गया ना एल्डो पेंटोज, ये पेंटोज नहीं है, ये क्या है? आपका हेक्सोज है। जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज चेन बनती है इसकी 6 मेंबर्ड बनती है, और जो फ्रक्टोज है वो 5 मेंबर्ड, क्योंकि ये यहाँ से इधर से कंबाइन हो जाएगा आके। आपने पढ़ा होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, आप पढ़िएगा तो उसमें पता लगता है 6 मेंबर्ड रिंग बनती है इसलिए हेक्सोज है, और जो फ्रक्टोज है उसमें 5 मेंबर्ड बनती है इसलिए वो पेंटोज है। लेकिन यहाँ पर हमें बोला है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट का मतलब इट इज ए ऑप्शन नंबर सी, ओके। अगला क्वेश्चन 147, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 147 क्वेश्चन गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 में आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 147 में क्या बता रहा है हमसे? बहुत सिंपल सा, हमें क्या लगाना है इसमें? सब सिंपल सा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाना है।
बोला गया था मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 600 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस एट 1 बार। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 600 डेसीमीटर क्यूब तो प्रेशर दिया गया है, प्रेशर दिया गया 1 बार, प्रेशर कितना दिया गया है 1 बार, इनटू वॉल्यूम कितना दिया गया है 600 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर अगेन क्या दिया गया है वो हमको निकालना है, और वॉल्यूम कितना निकाल P2 निकालना है, और V2 हमको दिया गया है कितना 150 है ना डेसीमीटर क्यूब। तो कुछ दिक्कत नहीं, हमको P2 निकालना है तो कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 150, तो आंसर आ जाएगा 4 बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको ना समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 147। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 148 पर आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 में क्या है उसको देखते हैं हम। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। अब क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 148 वो भी देखते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन का छोटा सा टॉपिक है। सॉल्यूशन का क्या टॉपिक है, देखो सॉल्यूशन सॉल्यूशन का है। क्वेश्चन नंबर पहले डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 148 है। क्वेश्चन नंबर 148 तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है आप जानते हो, P0 माइनस क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इधर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि अंदर आप जानते हैं 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है 8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% ऑफ द मोलर मास ऑफ द सॉलिड इन। ठीक है, चलिए जो भी क्वेश्चन है तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू XB, ये फॉर्मूला होता है। इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन टोटल एक्सप्रेशन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल्स टू XB क्या होगा NB ओवर NB प्लस NA, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आप सिंपल सी चीज देखो, इसमें हमें क्या दिखना है, जब लेट कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं कि इनिशियली क्या था हमारा कि जो देखो कह रहा है 80% घट गया, तो इनिशियली मान लो 100 है प्रेशर, इनिशियली P0 कितना है, इनिशियली प्योर सॉल्वेंट का 100 है, तो PS कितना हो जाएगा, रिड्यूस टू बोल रहा है, कितना रिड्यूस हो गया 100 से घटकर 80 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है 80% हो गया, तो जब 80% हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 80 रह जाएगा। साथ में हमको कुछ और भी वैल्यूज दी गई हैं, क्या दिया गया 8 ग्राम सॉल्यूट दिया गया है, तो सॉल्यूट का WB दिया गया है, सॉल्यूट कितना दिया गया है 8 ग्राम दिया गया है। मास हमको निकालना है, MB हमको निकालना है। इसके बाद हमको WA हमको दिया गया है, कितना WA दिया गया है 114 ग्राम, और MAB हमारा 114 ग्राम होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पुट कर दो, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। एक ये वाली बात कहाँ से आ गया, इनिशियली मान लो 100 था तो रिड्यूस होने के बाद कितना रह गया 80, तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्टली, जब वैल्यूज पुट करेंगे कितना आएगा 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करो। NB क्या होता है 8 डिवाइडेड बाई MB हमको निकालना है, ठीक है 8 बाई M प्लस 114 डिवाइड बाई 114। जब यहाँ से आप M की वैल्यू निकालोगे तो 40 आएगी। ठीक है, जब आप M की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 40 आएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 149 में आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 में आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है 149, इट इज इनऑर्गेनिक। तो इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, इनमें से दी गई रिएक्शन इज नॉट ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर से टूटना। ठीक है, तो इसमें देखो सारे के सारे फर्स्ट रिएक्शन में वाटर दिख रहा है आपको, ठीक है, सेकंड रिएक्शन में आपको फ्लोरीन दिख रहा है, थर्ड में P4O10 है, फिर SiCl4 है। तो देखो ये तीनों के तीनों कौन कौन से, Li3n P4O10
और SiCl4, इन तीनों में से लिथियम हो चाहे फॉस्फोरस हो चाहे सिलिकॉन हो, तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है। तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, ऑक्सीजन से। हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, वाटर से, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आराम से रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो क्या लिखा गया है, देखो 2F2 plus 2H2O, it gives 4HF plus O2। तो ये वाली रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, फ्लोरीन रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ। इन दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा किससे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस की मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, आप जा सकते हैं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। हाइड्रोलाइसिस की हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, और उसी से क्वेश्चन भी आया है ये, ठीक है, उसी से ही क्वेश्चन आया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 149 हो गया। क्वेश्चन नंबर 150 पर आ जाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, 150 7th 8th स्टैंडर्ड का है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बोला गया है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट द एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है, तो एसिड रेन के बारे में आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी चैप्टर में, चाहे आपने बायोलॉजी में पढ़ा हो चाहे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं एसिड रेन से क्या होता है, किसी सरफेस पर गिरता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप जानते हैं क्या होता है कि जो मार्बल है, जो ताजमहल की जो मार्बल है वो CaCO3 में कन्वर्ट हो जा रही है, और उसका जो कलर है वो व्हाइट से किस में हो रहा है, व्हाइट से कन्वर्ट हो रहा है पैल येलो कलर में। तो इसका मतलब जो है, और एसिडिक है क्योंकि आप एयर में जानते हो, एयर में डिफरेंट गैसेज होती है, ऐसा आपको दिखा भी हुआ है, SO2, CO2, NO2। ठीक है, ये वाटर से मिक्स होते हैं और एसिड बनाते हैं। जैसे ये H2SO4 बनाएगा, ये आपका H2CO3 बनाएगा, ये आपका HNO2 बनाएगा या HNO3 बनाएगा। तो ये सारे के सारे जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस पर गिर के उससे रिएक्ट करते हैं और उसके रिएक्शन करके उसको फेड कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मार्बल है ताजमहल का वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CaCO3 में, और उसका जो कलर है वो पेल येलो हो जा रहा है। इसीलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉज नो डैमेज, ये गलत है क्योंकि वो डैमेज करता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 150 आपका हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 150 का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 151। ये मैं आपको करा चुका हूं पहले भी, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं। ठीक है, मैंने सोचा इस बार कि पूरा वीडियो पूरा पेपर एक ही लेक्चर में देख देते हैं, बार बार दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 151 में देखो क्या बोला गया है। तो SF6 आप देख लीजिएगा जाके पीछे भी, SF6 ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, SF6 ऑक्टाहेड्रल BeCl2। ठीक है, बोला है कि विच इज रॉन्गली मैच्ड, तो लीनियर होता ही है ये। ठीक है, लीनियर होता है, LINEAR BeCl2। फिर NH3 पिरामिडल होता है, ये वो भी दिया गया है, ट्राइगोनल पिरामिडल। लास्ट में PCl5 जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा होता है, PCl Cl 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 एंड Cl, और इस तरीके से ये एक प्लेन पर होते हैं और इस तरीके से आपका PCl5 का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 152 भी मैंने आपको करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 152 भी मैंने आपको करा दिया था, लेकिन फिर चलो 1 मिनट लगेगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 152 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 152 में क्या बोला गया, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। N/Na इज इक्वल टू W/m, N/Na इज इक्वल टू W/m। तो n निकालना है, W हमको 12 दिया गया है, मोलर मास भी 12 होता ही है, इनटू Na। तो आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है अभी तक जो आपका, इसमें ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है आपका जो आपका ना आया हो एनसीईआरटी से। तो ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही आया है। क्वेश्चन नंबर 153 भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 भी करा दिया है, फटाफट से उसको देख लेते हैं। जिसको डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, डिटेल में चाहिए, वो लास्ट जाके लास्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 153 भी डिटेल में कराया है। तो मैंने आपको बताया था हमको डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा हमने बोला था आपको डेल्टा एच, हमने आपको बोला था डेल्टा एच अपॉन टी
इज लेस देन डेल्टा एच। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा एच की वैल्यू हमारी दी गई है 30, हमको जूल में निकालना है, 10⁻³ डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना दिया गया है 450 दिया गया है। जब इसको हम देखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 66.66। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा 66.66 से हमेशा क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो वैल्यू हमारी केवल एक ही दिख रही है, और वो हमारी कौन सी वैल्यू दिख रही है, दैट इज एक की वैल्यू दिख रही है 70। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 153 हो गया। क्वेश्चन नंबर 154 पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 154 पर आ जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 154 हमारा सॉल्यूशन या डिस्टिलेशन चैप्टर्स है, जो हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 154 पे देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 154 में बोल रहा है कि लिक्विड कंपाउंड एक्स कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज, अब क्या है स्टीम बोले, इसमें देखो इसको आपको याद ही रखना है। एक तो स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, जैसे आप स्टीम जैसे ही आप हीट करोगे वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल है तो एकदम से सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, वाटर में कम मिसिबल है, मतलब कम डिजोल्व है। जब कम डिजोल्व होगा तो आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम डिस्टिलेशन कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 154 का बी ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, स्टीम डिस्टिलेशन, STEAM स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम ऑप्शन कौन सा है, स्टीम डिस्टिलेशन नहीं, स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल और लेस और स्टीम वोलेटाइल है और मिसिबल विद वाटर, स्टीम वोलेटाइल और मिसिबल विद वाटर। ठीक है, आराम से मिक्स हो जाए, सॉरी ठीक है, मिक्स हो जाएगा। तो मिसिबल विद वाटर, MISCIBL मिसिबल विद वाटर। तो इस चीज़ का आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 154 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 155 भी मैंने आपको बता ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 155 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 155 भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो ये इसको ऐसे दिया गया था C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3। तो इसमें देखो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन बोला गया है कि कितने sp2 है और कितने पाई बॉन्ड है। तो पाई तो 1 2 3 4 5 6, तो पाई कितने आपके 6 है, और sp2 ये भी 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 sp2, तो 6 इधर और 7 इधर, तो 7 इधर हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7,6 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7,6 बी ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई, 3 और 3 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 156, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 156 बहुत आसान भी है। तो देखो क्या कह रहा है, ये आप एक नेम रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 156 में, अमाइंस में आपने पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 156 में देखो, ये आपने अमाइंस में रिएक्शन पढ़ी थी। बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड क्या होता है, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, NH2। तो इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हो, इस इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो C2H5OH और NaOH और Br2 है ना, ब्रोमीन। तो ये आप जानते हो, दिस इज द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का, उसमें क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन है वो मिसिंग हो जाता है, ये वाला जो कार्बन है तो होता है वो मिस हो जाता है। तो इसकी वजह से जो आंसर आएगा, जो भी अमाइन बनता है उसमें 1 कार्बन लेस। तो क्या होता है यहाँ से 1 कार्बन लेस। अच्छा, कौन सा कार्बन, ये कार्बन मिस हो जाता है। आप इसके मैकेनिज्म देखिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की, तो ये वाला कार्बन मिस हो जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, CH3 CH2 NH2 नाम हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए, इथाइल अमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 हो गया। क्वेश्चन नंबर 156 के बाद अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 157 पे। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 157, क्वेश्चन नंबर 157 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वी आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट पहला पढ़ लेते हैं। पहला लिखा गया, लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सम सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर डायगोनली प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत अच्छी बात है, होता ही है
बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। तो ये आपका है, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर सेकंड है। तो आपने कई बार पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है। इसकी जो वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, डायगोनली सेम है, क्योंकि इन दोनों का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इन दोनों का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो लगभग कैसा है, सेम है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेम होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज लगभग सेम शो करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सम सिमिलरिटीज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज दे आर डायगोनली प्लेस्ड इन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि दे हैव सेम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर 4 देख लो इसका। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो जेईई मेंस 2019 का जो फर्स्ट जनवरी वाला पेपर है उसमें इसी टाइप का पूछा गया था। इसका ऑर्डर अलग होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए और बेरियम का कम होना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम का जो साइज होता है वो कम होता है, वो ज्यादा हाइड्रेट हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 158 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 भी बहुत ज्यादा आसान है। क्या पूछा गया है 158 में, देखो क्वेश्चन नंबर 158 में क्या बोला गया है, आप देख पा रहे होंगे, तो मैं सीधे सीधे आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 158 में देखो क्या बोला गया है कि मैच द फॉलोइंग स्पीसीज विद द रेस्पेक्टिव मेटल्स। तो मेटल हमको दिए गए हैं स्कैंडियम, कॉपर, मैग्नीज। तो स्कैंडियम, कॉपर, मैग्नीज और लास्ट में दिया गया है जिंक, ठीक है। तो अब बोला गया है इसके अंदर, पहला देखो ए ऑप्शन में आपको पढ़ के बताता हूं, लिखता नहीं हूं, ए बी सी एंड डी। तो ए में बोला गया है द मेटल विच हैज रिवील्स द मैक्सिमम नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जानते हो पूरे के पूरे 3D सीरीज में जो मैग्नीज होता है इससे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +7 तक, 2 3 4 5 6 7 तक शो करता है। तो इसका मतलब ए का हो जाएगा Mn। दूसरा है द मेटल थ्रू 3D स्पेस नॉट कंसिडर्ड एज द एलिमेंट, 3D एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो जिंक उसका ऑप्शन होगा, क्योंकि जिंक जो है ना तो ग्राउंड स्टेट में ना ही एक्साइटेड स्टेट में इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन का आ जाएगा आपका जिंक। सी क्या दिया गया था, इससे आप देखो क्लियर हो जाएगा क्या, ए का सी हो जाएगा, देखो एक बार देखो, ए का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ए का सी हो जाएगा, बी का फोर्थ, तो ए ऑप्शन यहीं से क्लियर हो गया आपका। ए ऑप्शन आपका यहीं से क्लियर होगा, मैं आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 158 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा 158 का ए ऑप्शन। अब आगे आता है 159, ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकते ना, आज तक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 159 के अंदर देखो क्या करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 159 के अंदर केवल, ये तो क्लास 7th 8th का भी समझ लो, बोला गया है कॉपर क्या है, ठीक है, कॉपर, फिर बोला गया है फ्लोरीन, सिलिकॉन और सीरियम। तो ये देखो आप जानते हैं कॉपर क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल है, तो हम इसको कैसे मिलाएंगे, सेकंड से, ट्रांजिशन मेटल है। कॉपर क्या है आपका, ट्रांजिशन मेटल है। फ्लोरीन नॉन मेटल है, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। इसके बाद सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है, वो सब जानते ही हैं, तो सिलिकॉन क्या है आपका, मेटलॉइड है। और सीरियम आप जानते ही हैं क्या है, लैंथेनॉइड्स है। तो ये आपका बन जाता है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा क्या है, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो रहा है, यहां से ए ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ए ऑप्शन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 159 का ए ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 156 की बात करते हैं, ये भी बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये रह गया था हमारा पिछली बार जो हमने बॉन्डिंग के फर्स्ट वीडियो बनाई थी लास्ट टर्न पे। तो क्वेश्चन नंबर 160, तो क्वेश्चन नंबर 160 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 160 के अंदर देखो हमारा दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रिवीज द लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से किसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। तो लीनियर स्ट्रक्चर हमारा इन चारों में से N2O का लीनियर होता है। कैसा होता है N2O का, N ट्रिपल बॉन्ड N, इधर O, इसके पास एक लोन पेयर है, तो अपने लोन पेयर को इस तरीके से इसको दे देता है। तो अगर आप इसके हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताने का तरीका कई बार बोला है। इसके पास एक सिग्मा है, एक पाई है, इधर एक सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है टोटल में 26 नहीं लिखा है, ये सिग्मा है, ठीक है, 2 सिग्मा है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, और sp का मतलब क्या होता है, लीनियर, और एंगल कितना है 180। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 160 का सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 161 बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार की तरह ये भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे इस बार वही आए हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया ही नहीं है, कोई भी टफ क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर 161 आप देख लीजिएगा, बोला गया है कि आपको CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई गई है किससे, B2H6 H2O और H2O2। तो आपको साफ साफ देख जाना चाहिए क्या है, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, HBO रिएक्शन है। और आप जानते हैं HBO रिएक्शन के अंदर एल्कोहल में आपने पढ़ा था इसको। ठीक है, HBO रिएक्शन क्या करता है आपका, HBO रिएक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, ये आप देख लेना, इसको एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोलते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। अब ये तो है मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसको याद रखना, एंटी मार्कोनिकोव जो एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन जो होता है वो क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर होता है, और जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 161 भी हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 162 पर चलते हैं जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 162 पर आ जाइए। ये भी बहुत सिंपल सी बात है, आइडेंटिफाई कंपाउंड विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो दिया गया है एक, क्वेश्चन नंबर 162, A gives H2 और PDBaSO4, PDBaSO4। तो एक और ये बोल रहा है कि हमें मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बेंजल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिंडलार कैटालिस्ट। इसका नाम क्या है, लिंडलार कैटालिस्ट। दिस इज द लिंडलार कैटालिस्ट। और लिंडलार कैटालिस्ट क्या करता है, रिडक्शन करता है। अब टॉल्यूइन, एसिटिफिनॉन, बेंजोइक एसिड का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, बेंजोइक एसिड को कर नहीं पाता लिंडलार कैटालिस्ट। तो बचा हमारा बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है आप जानते हो, बेंजाइल क्लोराइड ये होता है C डबल बॉन्ड OCl। इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो H2PDBaSO4 के साथ में, तो यहाँ से Cl हट जाता है और यहाँ पर क्या होता है इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये सरफेस कैटालिस्ट है। ये क्या है आपका, सरफेस कैटालिस्ट। ठीक है, सरफेस कैटालिस्ट। तो दिस एक्ट एज ए सरफेस कैटालिस्ट इन विच BaSO4 रिड्यूस द Cl। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा, डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए आप फटाफट से। ठीक है, 162 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे 163 पर आ जाइएगा। 163 बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 163 आप जानते ही हैं, बेकेलाइट बोला गया है। तो बेकेलाइट कैसा होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं, साइड में आपको बेकेलाइट का स्ट्रक्चर दिखेगा भी। ठीक है, बेकेलाइट। तो जो बेकेलाइट है इसमें देखा गया है कि इस करेक्ट अबाउट बेकेलाइट। तो बेकेलाइट में आप दिख रहा होगा स्ट्रक्चर आपको। तो बेकेलाइट के अंदर ये एडिशन पॉलीमर है नहीं, ब्रांच चेन है नहीं, लीनियर है नहीं, दिख रहा है स्ट्रक्चर आपको, ये क्रॉस लिंक्ड है। ये क्या है आपका, क्रॉस लिंक्ड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ये आपका पॉलीमर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलीमर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 अगेन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। 164 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 164 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव। इनमें से दिए हुए कंपाउंड में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ये हमारा है। इस पर कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है क्योंकि इसको बेंजीन को पॉजिटिव रिंग, नेगेटिव चार्ज की रिंग घूम रही है। इलेक्ट्रोफाइल इस पर कब अटैक करेगा, जब जितना ज्यादा यहां पर मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो उतना ही ज्यादा ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस इलेक्ट्रोफाइल को दे पाएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा उतनी ही ज्यादा ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, NO2OHCl। इन चारों के चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है, ठीक है, तो आप जानते हो OH जो है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरीके से
इंक्रीज करेगा। तो बोल यही रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो OH अपने लोन पेयर कंजुगेशन की वजह से इस सिस्टम की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है। वैसे तो ये -I भी शो करता है, -I भी शो करता है, +M भी शो करता है। तो जब तो यहाँ पर प्रिडोमिनेंटली +M को शो करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चंस आए। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जनरली बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं कर पाया है, लेकिन जो मैंने लास्ट ईयर अपनी क्लास में इसको कराया था 165 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ग्राफ है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ग्राफ है। ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ग्राफ है 165 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ग्राफ है, जिसमें क्या है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, R हम बोल देते हैं। और इसका जो ग्राफ बना है कुछ ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और इसको इन्होंने इस तरीके से डिनोट किया गया है, इसको इन्होंने इस तरीके से डिनोट किया है और इसको इस तरीके से। इसको बोला है A, इसको क्या बोला है, इसको A नहीं बोला है, इसको और क्या बोला, हाँ ये इसको A बोला है, इसको B बोला है और इसको C बोला है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये A है, ये B है। अब है क्या सिस्टम, यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हाई होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी तो बहुत दूर दूर होंगे वो, जब बहुत क्लोज होंगे मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे तो वो सिचुएशन यहाँ पर है। ये क्या है, मान लो आपको मैं एक तरीके से और बता देता हूँ, जरा आप देखिएगा, मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूँ। अभी यहाँ पर दो एक कोई ये है, ये एक मॉलिक्यूल है A, B या H है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ ऐसे होगा, 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 और यहाँ पर इतनी दूर चला जाएगा कि वो वापस ही नहीं आएगा। कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी दे दोगे तो ये बहुत दूर चला जाएगा, कभी वापस आएगा ही नहीं। जब ये बहुत दूर चला जाएगा तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, उसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हमने बोला है बॉन्ड एनर्जी, तो कहाँ से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड बना टूटेगा यहाँ पे और मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर है, मतलब मिनिमम यहाँ इतना आ सकता है और मैक्सिमम दूर तक जा सकता है। तो अब क्या है कि मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये, तो हम क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दें, A माइनस B। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये मैक्सिमम एनर्जी है और B क्या है, ये मिनिमम एनर्जी, डिफरेंस ही तो है इन दोनों का बॉन्ड एनर्जी। तो A माइनस B इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसका आप देखिए क्या आंसर आ जाएगा। क्या दिया गया है, C माइनस A, B माइनस A, क्योंकि ये एक बात आप देखो, A माइनस B तो नहीं कह सकते हम इसको, A माइनस B नहीं कह सकते, B माइनस A कहेंगे, बिकॉज B माइनस A इसलिए कहेंगे क्योंकि जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा, D ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर D, B माइनस A, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शॉर्ट। ये बहुत आसान, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 166 एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सी चीज है, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट केवल AgBr दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 166 जो हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 166 जो हो जाएगा वो आपका AgBr जो है वो दोनों को ही दिखाता है, शॉर्ट की को भी दिखाता है और फ्रैंकल को भी दिखाता है। तो ये जो है आपको वो दोनों के द्वारा दिखाया जाता है, शॉर्ट की भी दिखाता है और फ्रैंकल भी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 167 पर आ जाइएगा, तो 167 पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 167 में बोला गया इनकरेक्ट बोला गया। सबसे पहले तो क्या है, इनकरेक्ट बोला गया है। इनकरेक्ट बोलेंगे तो क्या है, पहला देखो लैंथेनॉइड रिवील्स ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई ये तो आप जानते हैं कुछ +2 +3 शो करते हैं और कुछ +3 +4 शो करते हैं। बात समझ आएगी नहीं, कुछ लैंथेनॉइड जो होते हैं वो +3 शो, जनरली +3 शो करते हैं, ओनली +3 शो नहीं करते, ध्यान रखना। लैंथेनॉइड्स जनरली +3 शो करते हैं, ओनली +3 नहीं शो करते, क्योंकि कुछ लैंथेनॉइड +2 भी शो करते हैं और कुछ लैंथेनॉइड्स +4 भी शो करते हैं। इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर A जो है वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 168 मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 168 मैंने आपको करा दिया है। मैं आपको बस एक बार थोरोली बता देता हूं कैसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 168 कराना है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा 435 + 192, ठीक है, -2HBr
ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने क्या बताया था -109। तो -109 जब आप HBr के लिए 2 से डिवाइड करने के बाद निकालेंगे तो क्या आया था हमारा, आपको पता है 736 डिवाइडेड बाई 2 आया था। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, 368 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 168 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 169 में ये भी एक याद रखने वाली चीज है, इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 169 में। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको निकालनी है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, 4 ऑक्साइड दी गई है, SiO2 दिया गया है, दूसरा GeO2 दिया गया है, ठीक है, तीसरा CO2 दिया गया है, SnO2 दिया गया है। तो सिलिकॉन ऑक्साइड ये भी आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, ये भी ये स्लाइटली बेसिक होता है, ये तो एसिडिक होता ही होता है। SnO2 जो है इट इज द आंसर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, SnO2 इज एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों को ही शो करता है वो एम्फोटेरिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 169 हो गया। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 170, इसको भी हम कर चुके हैं कल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 को भी हम कल कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 क्या है। तो हमने बोला था आपको T½ इज इक्वल्स टू A/2K0, तो हमने K0 की वैल्यू निकाली थी 1.0 × 10⁻⁻⁴ आंसर आया था, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। तो हमने आपको डी ऑप्शन बताया था, करना कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा, K0 इज इक्वल्स टू A कितना दिया गया है आपको 0.02 डिवाइड बाई 2 × 100, ठीक है, सॉल्व करोगे 10⁻⁻⁴ आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 170 का क्वेश्चन आपको समझ में आई क्या होगा। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 हो गया। क्वेश्चन नंबर 171 की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 171 की बात। क्वेश्चन नंबर 171 में मैंने आपको बताया जो एंटीबायोटिक है 2 तरीके की है, कौन कौन सी, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वो क्या करता है, वो ग्राम नेगेटिव को भी और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप जानते होंगे, आपने बायो में भी पढ़ा होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो ग्राम नेगेटिव को भी किल कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर सकते हैं। जो नैरो स्पेक्ट्रम होता है वो या तो ओनली वन, यहाँ पर क्या होता है ओनली वन, किसी एक को ही किल कर सकते हैं। तो जो क्लोरोफिनिकॉल जो है, ठीक है, ये जो क्लोरोफिनिकॉल है तो क्या है, इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसको आप याद रखना पड़ता है, आपको याद रखना है कौन कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कौन कौन से नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। 4-5 एग्जांपल आप याद कर लो, उसी में से हमेशा आता है। तो क्लोरोफिनिकॉल क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंटीबायोटिक, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इट इज ए बैक्टीरियासाइड, ठीक है, काम करता है क्योंकि एंटीबायोटिक ही है। इट इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक, वो भी ठीक है क्योंकि एंटीबायोटिक है। अब अगला है फोर्थ ऑप्शन, इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, गलत है ना, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। डी ऑप्शन क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओनली ग्राम क्या बोला गया, ओनली ग्राम पॉजिटिव बोला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राम पॉजिटिव को भी मारता है वो, ग्राम नेगेटिव को भी मारता है, क्योंकि क्लोरोफिनिकॉल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्लोरोफिनिकॉल क्या होता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, इसलिए पॉजिटिव को भी किल कर सकता है और नेगेटिव को भी किल कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 172 के पास। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहलाता है, देखो क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहलाता है, देखिए 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं बस। क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 172 ये आपका मेटलर्जी का क्वेश्चन है, बोरॉन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे टिक लगा देता हूं। तो बोरॉन, दूसरा है आपका टिन, तीसरा है आपका जिरकोनियम, चौथा है आपका निकल। तो देखो बोरॉन जो होता है, जिरकोनियम का देखो पहले, तो जिरकोनियम का ए हो जाएगा, जिरकोनियम का ए, ये आपको याद रखना है, जिरकोनियम का फर्स्ट हो जाएगा। बोरॉन का क्या लिखा है, एक तो वैन आर्केल मेथड जो होता है जिरकोनियम के यूज होता है, आपको याद रखना है। फिर निकल के लिए बॉन्ड, ये तो याद ही रहना चाहिए, डी के लिए सेकंड हो गया, डी के लिए सेकंड हो गया। बोरॉन का आपका आता है जॉन रिफाइनिंग, ठीक है। और क्या है आपका बोरॉन और टिन। तो बोरॉन के लिए आपका आता है लिक्विफिकेशन है एक, और दूसरा जॉन रिफाइनिंग हो जाएगा। तो बोरॉन के लिए आपका हो जाएगा लिक्विफिकेशन और टिन के लिए जॉन रिफाइनिंग, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं। बोरॉन के लिए हो जाएगा आपका, बोरॉन का हो जाएगा थर्ड, इसके लिए हो जाएगा फोर्थ। तो देखो ऑप्शन क्या आ जाएगा,
फोर्थ, एक बार चेक कर ले दो क्या दिया गया है। बोरॉन के लिए लिक्विफिकेशन है क्या, बोरॉन के लिए जॉन रिफाइनिंग होता है, गलत कर दिया मैं थोड़ा, बोरॉन के लिए जॉन रिफाइनिंग है, फोर्थ इसके लिए और थर्ड इसके लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, डी ऑप्शन हो जाएगा। 172 का डी ऑप्शन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है। 173 बहुत आसान सी चीज़ है। फ्यूल सेल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, फ्यूल सेल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। 173 पर आ जाइए। 173 फ्यूल सेल आपने पढ़ा हुआ है। तो फ्यूल सेल के अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्शन होती है H2 और O2 की, और बनता क्या है, वाटर। ठीक है, इनमें से ये एक ऑक्सीडेंट होता है, एक रिडक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है वाटर। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में H2O2 एंड H2O2 एंड H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर साफ साफ ए ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन दिख रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ए ऑप्शन के अंदर कि वाटर बन रहा है लिक्विड में। आप ध्यान रखना, डी ऑप्शन मत लगा देना, वहां पर H2O2 दिया हुआ है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, वाटर बनता है उसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए ऑप्शन हो जाएगा, 173 का ए ऑप्शन। अब आ जाता है 174। क्वेश्चन नंबर 174 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 174 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174, क्वेश्चन नंबर 174, और क्वेश्चन नंबर 174 क्या कह रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत आसान है ये तो। आइसोटोनिक क्या होता है, जिसमें π1 इज इक्वल टू π2 होता है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, तो हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 174 का ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है आपका 175। तो 175 भी बहुत आसान है, ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया से है आपका, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया में है आपका इसका। ठीक है, तो 175 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 175 देखो। तो 175 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 175 का है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट इन, तो सॉल्युबिलिटी ए बी दिया गया है। तो ए बी के लिए आप जान ही रहे हो, ए बी के लिए क्या होता है आपका, KSP इज इक्वल टू होता है एस स्क्वायर। KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। कैसे होता है आप जानते हो, A प्लस बी बनाएगा, ये S, तो KSP दोनों का प्रोडक्ट एस स्क्वायर, ये सॉलिड में होता है, इसलिए इसको हम लेते नहीं है। सॉल्युबिलिटी इज गैस, तो क्या आ जाएगा, हमको क्या निकालना, मोलैरिटी S निकालना है। सो KSP हमको दिया गया, कितना दिया गया, 4 × 10⁻⁻8 इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी कितना आ जाएगा, √4 × 10⁻⁻8, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 2 × 10⁻⁻4, तो डी ऑप्शन आपका दिख रहा है, तो ये डी ऑप्शन हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 175 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 176 पर आ जाइएगा, ये भी बहुत सिंपल है। तो इसमें आपको SN1 SN2 बताना है, तो आप जानते ही हो SN1 SN2 का ऑर्डर भी आप जानते होंगे बखूबी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर SN1 SN2, तो क्वेश्चन नंबर 176 में क्या होता है, अगर हम SN1 का बोल देते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। अगर हम SN2 की बात करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो देखो इसमें आप पहला देख लीजिए, विच इज नॉट अंडरगो, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है, आप देखिए फटाफट से, फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, CH3 का होल थ्राइस C और Cl। तो ये आपका क्या है, 3 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, तो 100% SN1 में ही जाएगा ये। अगला आपका देखो, अगला देखो आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको CH2Cl, तो ये क्या बनाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा CH2+। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है तो वो भी SN1 में जाता है। मोर द स्टेबल कार्बोकेटाइन इट विल अंडरगो SN1, क्योंकि SN1 का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन। तो बी ऑप्शन भी सही है, बी नहीं सॉरी, ये थर्ड हो गया, ये आपका ए है, ये सी है। अब बात करें डी ऑप्शन की, डी ऑप्शन में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पर, तो ये भी एक SN1 में जाएगा। अब आंसर क्या आता है इसका, आंसर आता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो SN1 में नहीं जाएगा, बिकॉज दैट इज 2 डिग्री, और वहाँ पर कोई भी स्टेबलाइजेशन फैक्टर भी नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या है, CH2Cl। जब आप इसको देखेंगे तो ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये CH2 प्लस और प्लस Cl माइनस, ये जो सिस्टम है ये ना तो SN1 में जाएगा, ये जो है SN1 में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी भी फैक्टर से स्टेबलाइज्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 177 पर आ जाइएगा। 177 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है? 177 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला है एसिटिलीन है HBr के साथ, तो एसिटिलीन HBr के साथ, तो ये तो एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है, एसिटिलीन HBr के साथ एडिशन रिएक्शन। मीथेन HBr, ये तो आपने पढ़ा है ना, CH4 Br2H, तो क्या बनाता है ये CH3Cl। अब यहाँ पर बनेगा कैसे? मान लीजिए यहाँ पर CH3, ये एक H हटा दिया, इस H की जगह पर क्या आ गया? Cl आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा CH3Cl। बात समझ आई कि नहीं? तो यहाँ पर H की जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो गया है, H की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो गया? Cl सब्स्टिट्यूट हो गया है, और इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर H को सब्स्टिट्यूट किया गया, लेकिन आप देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है C ऑप्शन, तो ये तो हो गया सेकंड ऑप्शन की बात। अगर हम बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है? प्रोटीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? HBr के साथ और परऑक्साइड के साथ, तो ये क्या है आपका? ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये आपका है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, जहां पर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका CH3CH और CH2 और CH2, और यहां पर क्या बनाता है? Br। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन है, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 177 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 178, ये मैंने आपको कराया ही था लास्ट टर्न पर भी, बॉन्डिंग वाले इसमें। तो 178 की बात करेंगे, तो 178 को कैसे कर सकते हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178 देख लो। क्वेश्चन नंबर 178 में देखो, फिर से मैं बता ही देता हूँ सीधे सीधे। XeF2 मैंने आपको बताया था लीनियर होता है। XeF2 कैसा होता है आपका? लीनियर हो जाएगा। XeF2 लीनियर, तो पहले का पैसे लिख देता, आप देख लेना, ठीक है, लास्ट टर्न पे ये मैंने कराया हुआ है। तो देखो अगर हम बात करेंगे, उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पर A B C D 1 2 3 4। तो अगर हम बात करेंगे XeF2 की बात करेंगे, तो XeF2 लीनियर होता है। XeF2 कैसा होता है? लीनियर होता है। आप देख लीजिए, तो इसका हम इससे मैच कराएंगे। इसके बाद XeF4 स्क्वायर प्लेनर होता है, इसका इससे कराएंगे। उसके बाद XeO3 स्क्वायर पिरामिडल नहीं, XeO3 जो होता है पिरामिडल होता है। इसके बाद XeOF4 स्क्वायर प्लेनर, तो इसका आप देख लीजिएगा, A का सेकेंड हो जाएगा और B का फर्स्ट हो जाएगा। A का सेकेंड, B का फर्स्ट, और इसके बाद C का फोर्थ हो जाएगा। तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। ये तो हो गया आपका C ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 178। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 पर, ये मैंने कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 179, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 देखो, क्वेश्चन नंबर 179 को आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया ही था, हमने आपको बताया था रेडियल नोड और एंगुलर नोड का फॉर्मूला। तो 3s दिया गया है। एंगुलर नोड क्या होता है आपका? बोलो। एंगुलर नोड जो होता है वो आपका जो L होता है, L, ठीक है। और रेडियल जो नोड है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने आपको, जो आपका एंगुलर नोड और रेडियल नोड। तो जो एंगुलर नोड है, हाँ, एंगुलर नोड क्या होता है? L, और रेडियल नोड होता है n-l-1। तो अगर आप बात करें तो इसका L कितना होता है? 0, तो एंगुलर नोड कितना हो गया? 0। n कितना है इसका? 3, तो 3 - 1 तो आंसर कितना हो गया? 1। L 0 है इसका, सॉरी, L इसका 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो 0,2 ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 180 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 180 देखिए लास्ट। तो देखो इसमें बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो देखो ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, तो यहाँ पर X हो जाएगा,
-2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +5 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में ही आ गया। K2Cr2O7 देख लो सेकंड, K2Cr2O7 में 2 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2x प्लस -14 है ना, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको दिख जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि सेकंड का क्या ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड का ऑप्शन आ जाएगा +6। तो अब ऐसे ही आपका थर्ड में गोल्ड का +3 हो जाएगा। लास्ट फोर्थ जो ऑप्शन है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, फोर्थ ऑप्शन का क्या कहानी होगी। जो फोर्थ ऑप्शन है वो Cu2O है, तो Cu2O के अंदर क्या होगा, देखो ये है आपका ऑक्साइड, जब इसको आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 2Cu प्लस O2 माइनस, तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में है यहाँ पर। और ऑक्साइड आप जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा क्या होती है, मतलब क्या होती है, -2, दिया गया कितना, -1, तो दैट्स वाई डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 180 में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ में आया होगा। सारे का सारा मैंने आपको फेज 2 का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, और जल्दी ही मैं आपको फेज 1 का भी दूंगा, क्योंकि अभी फेज 2 का अवेलेबल था मेरे पास, तो मैंने इसलिए फेज 2 का पूरा बना दिया। और लास्ट 2 वीडियो मैंने ट्राई करा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में क्या किया गया, सारी की सारी वीडियो मैंने बना दी है, सारे के सारे 45 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हमने इसलिए कर दिए क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।